वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को नमस्कार। चलिए साहब शुरू करते हैं। बिना कोई लेट किए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में दरअसल मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप सब लोगों के सामने प्रोस्पेक्टिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं? क्या आप लोगों के सामने एक ये प्रॉब्लम रहती है कि रोज नए नाम कहाँ से लाऊं, किन लोगों से बात करूं? आपने सोचा हुआ तो है कि मैं कम से कम 500 लोगों की एक लिस्ट बनाऊंगा, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन समस्या ये है कि 5 लोगों की भी लिस्ट नहीं तैयार हो पाती। क्या ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ हैं? अगर ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों एक बार जरा टेक्स्ट बॉक्स में यस लिखिएगा। ग्रेट। तो दोस्तों आज का सेशन मैं इसीलिए आया हूं ताकि आपकी इस समस्या को कहीं ना किसी हद तक इसको सॉल्व कराऊं। और मेरा वादा है दोस्तों, जब हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा तो आपकी मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग की पर्टिकुलरली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। तो दोस्तों शुरू करें। दोस्तों आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, इसमें हम लोग मूलतः 4 बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलिंग। हमारे ये सेलिंग है क्या, इसके पीछे क्या कला काम करती है और क्या विज्ञान काम करता है, ये कैसे होती है, जरा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, सेलिंग कितने प्रकार की होती है, किसी भी माल को हम कैसे कैसे बेच सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सस्पेक्टिंग के ऊपर। आप लोगों ने इसका नाम कई बार सुना होगा, लेकिन इसे कैसे करते हैं तो आज मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करूंगा कि इसको कैसे किया जा सकता है। और दोस्तों चौथा टॉपिक हमारा रहेगा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग हम सबकी समस्या है दोस्तों। ये पूरी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग समस्या है, दिल्ली वालों के लिए अलग समस्या है, या अमेरिका में बैठे हुए एजेंट के लिए एक अलग समस्या है। हम सबकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दोस्तों प्रॉब्लम्स ग्लोबली सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी देश में कुछ और होता है और हमारे देश में कुछ और होता है और किसी पर्टिकुलर शहर में कुछ और होता है, या किसी बड़े एजेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा भी नहीं है। ये हम सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे टूल्स शेयर करने वाला हूं, वो बताने वाला हूं। तो अपनी डायरी, पेन, नोट, चीजें आपके निश्चित तौर से काम आने वाली हैं। तो शुरू करें दोस्तों। देखिएगा, मुझे मालूम पड़ेगी कि सब लोग रेडी हैं। ओके ओके। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलिंग से। अच्छा दोस्तों, एक बात पूछता हूँ, किसी भी चीज को आप कला, आर्ट कब बोलते हैं, और उसी चीज को हम लोग विज्ञान कब मानते हैं? किसी चीज को आर्ट, किसी चीज को विज्ञान हम लोग कब मानते हैं दोस्तों? अगर गौर से देखें तो आर्ट, अगर अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पेपर है, और ये सपोज मैं जस्ट आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी मैंने मैंने इस शीट पे जस्ट ये कुछ ये डॉट्स बना दिए, या ये क्रॉस बना दिया, या ये स्टार्स बना दिए, तो क्या इसको आप आर्ट बोलेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं इसी के बीच में एक सर्कल बना के बिंदी करके और इसको ये करके और इसका एक ये ऐसे गोला बना दूं, तो इसमें एक हंसते हुए व्यक्ति का चेहरा बन गया दोस्तों। तो इसको हम, यहाँ पे मैं अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहता था। कोई कार की तस्वीर बनाना चाहते हैं, हवाई जहाज बनाना चाहते हैं, किसी का हंसता हुआ चेहरा बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, और उसको पहले से एक ऑब्जेक्टिव, एक सोच के साथ जब हम लोग बनाते हैं तो वो एक कला का प्रदर्शन हो जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप का हो, कोई बहुत अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही सुंदर बनाते हैं, पिकासो साहब की एक बिल्कुल ही अलग बात थी। तो दोस्त एक सोच होती है, तब हम उस कलाकृति को बना पाते हैं। अन्यथा वो रखिए कि ये कुछ फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, कुछ तथ्यों के ऊपर आधारित है। विज्ञान में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कला और विज्ञान का दोस्तों हमारे इंश्योरेंस से क्या लेना देना है? तो क्या आपको नहीं लगता है कि जीवन बीमा बेचना भी एक कला है? बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, कुछ मध्यम पे हैं, और कुछ शायद बाहर वाले एजेंट्स हैं, उनके लिए को सेल करने का जो तरीका। क्या मेरी आवाज आप सब लोगों को सुनाई दे रही है मेरी? तो आगे शुरू करें। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आर्ट और साइंस की। तो आर्ट, हम लोग कला किसी चीज को तब बोलते हैं जब उसके पीछे कोई एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है, और विज्ञान तब बोलते हैं जबकि हम उसको सिद्ध कर सकें। और क्योंकि इंश्योरेंस सेलिंग में ये दोनों ही चीजें आती हैं, तो इसलिए हमने इसे कला भी माना, विज्ञान भी माना। दोस्तों अब सब ठीक है? ओके, धन्यवाद दोस्तों। तो अब
सबसे पहले हम आज अपने अपने अलग दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से हम सामानों को बेचते हैं अगर गौर से देखें। तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले जस्ट मैं आप लोगों से एक एक छोटा-सा ये जानना चाहूँगा कि आज अभी 2-3 दिन पहले जब मेरा लास्ट पहला सेशन था, उसमें मैंने आप सब लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, याद है दोस्तों? उस होमवर्क में मैंने सबसे पहले एक आपसे लोगों से आग्रह किया था कि 100 लोगों की एक लिस्ट बनाएँ जिनसे आपको 25,000 या उससे अधिक का प्रीमियम कलेक्ट करने की अपेक्षा है। क्या आप लोगों ने वो किया? क्या कृपया मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर बताएँगे? क्या आप लोगों ने लिस्ट तैयार कर ली? बहुत अच्छा, लोगों के जवाब आ रहे हैं यस, डन, वेरी गुड। दोस्तों इस लिस्ट को तैयार रखिए, आगे के सेशन में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों मैंने एक और चीज़ आप सब लोगों से कहा था, ग्रैटिट्यूड की बात की थी, कृतज्ञता की बात की थी। क्या आप लोगों ने बाद में उस सेशन के बाद अपने घर या अपने ग्राहकों या मित्रों या जिन लोगों ने भी आपके जीवन में कोई सा छोटे से छोटा भी योगदान दिया है, क्या उनके प्रति कृतज्ञता ज़ाहिर की? दोस्तों अगर किसी ने नहीं करी है या किसी वजह से नहीं कर पाया है, मेरा एक बार फिर आप सबसे आग्रह हाथ जोड़कर आग्रह है कि इसे शुरू कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों एक काम कीजिए, एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। घर पर जो आपके सबसे नज़दीक है, जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं, उससे जाके कहिए। अगर आपका विवाह हो चुका है, तो जाके अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ बात कीजिए। आपकी वाइफ ने आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान किया है। उन लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं, बहुत सारा समय दिया है। आप जिस वक़्त उनको आपकी जिस वक़्त ज़रूरत थी, उस वक़्त आप लोग फील्ड में थे। तो उनको उनको समय आज आज मैं दोस्तों संडे के दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन आज आज क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों को, आप सब लोगों को कुछ देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे भी इस सेशन के बाद अपनी वाइफ से जाके कृतज्ञ होना पड़ेगा। उनको थैंक यू करना पड़ेगा। ये टाइम मैंने उन लोगों से उधार लिया हुआ है। तो दोस्तों अपनी कृतज्ञता कभी नहीं छोड़िए। चलिए अब काम की बात पर आते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले अब हम लोग ये देखते हैं कि सेल्स कितने प्रकार की होती है दोस्तों। सेल्स मूलतः दोस्तों अगर हम ब्रॉडली अगर इसको क्लासिफाई करें, तो इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहली ट्रांज़ैक्शनल सेल और दूसरी रिलेशनशिप सेल। ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग बेसिकली अगर हम हिंदी में इसका सही रूपांतर करें, तो लेन-देन की बिक्री, ट्रांज़ैक्शन। और ये जो लेन-देन जस्ट इसमें दोस्तों सब शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म सेल की बात हो रही है। हमने कुछ पैसे दिए उसके बदले में हमने कुछ खरीद लिया। हम बाज़ार से अपने लिए पेन खरीद के लाते हैं, हम टीवी खरीद के लाते हैं, हम रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हैं, हम कार खरीद के लाते हैं। ये सारी सेल्स ट्रांज़ैक्शनल सेल्स कहलाती हैं। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एक ₹100 की चीज़ हो सकती है या 10 लाख रुपए की भी चीज़ हो सकती है। और इस प्रकार की ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग में हमेशा जो फ़ोकस होता है, वो उस पर्टिकुलर सिंगल सेल को करने के लिए होता है। इससे ज़्यादा भविष्य की इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती कि भविष्य में क्या होगा। केवल आज मेरा सामान बिकना चाहिए, ये सोच के हम लोग इस बात को करते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्रांज़ैक्शनल सेल। और ट्रांज़ैक्शनल सेल में एक और विशेषता होती है कि इसमें हम लोग सेल्स की वॉल्यूम्स बढ़ाने पे बात करते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक जाए। सपोज़ दोस्तों हम लोग आज आज मुझे मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है। मैं एक बड़े से शॉप पे जाता हूँ। मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सारे ब्रांड्स देखूँगा। उसके बाद अपनी चॉइस का कि मुझे 200 लीटर्स का चाहिए, 400 लीटर्स चाहिए, क्या मेरे को घर में मेरी जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके आधार पे मैं ये डिसाइड करूँगा किस साइज़ का मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए। उसके बाद मैं ब्रांड डिसाइड करूँगा। फिर उसमें मैं देखूँगा कि क्या-क्या बेसिक फीचर्स उसमें मेरे को अवेलेबल हैं। और जब वो हो जाता है, तब फिर सेल्स की बात आती है। अभी वो जो सेल्समैन है, वो क्या कर रहा है? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि मैं एक स्पेसिफिक जो वो माल बेचना चाह रहा है, वो जल्दी से जल्दी खरीद लूँ। उसे इससे कोई लेना-देना नहीं है कि मैं घर में जाके इसका कैसे इस्तेमाल करूँगा, क्या करूँगा? वो केवल माल बेचना चाहता है।
अच्छा दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, आप बाजार में गए हो और आपके सेल्समैन आपको जल्दी से जल्दी अपने उस प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास कर रहा हो? कृपया टेक्स्ट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए दोस्तों मुझे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? ट्रांज़ैक्शनल सेल्स के कोई उदाहरण आपने देखे हैं, आपके साथ हुआ है? हेलो, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड, लक्ष्मीकांत जी, बहुत अच्छा। मेरी आवाज़ आ पा रही है आप लोगों को? सुन पा रहे हैं? वेरी गुड, निर्मला जी, यस। रमन भारती, यस। सुनील जी, यस। तो हम सबके साथ होता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग के उदाहरण हैं, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट को वन टाइम सेल करने की बात की जाती है, भविष्य में हमारा कोई लेना-देना नहीं है। दोस्तों, फिलिप कॉटलर साहब का 4 पीस मार्केटिंग के 4 पीस आपने सुने हुए होंगे। क्या-क्या है याद है ना? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। वो चारों ट्रांज़ैक्शनल सेल के लिए बिल्कुल खरे उतरते हैं। अब सवाल आता है कि रिलेशनशिप में मार्केटिंग क्या है? रिलेशनशिप सेलिंग क्या है? रिलेशनशिप सेलिंग का अगर हम हिंदी शब्दार्थ देखें तो ये कहलाता है संबंध विपणन। रिलेशनशिप माने संबंध और सेलिंग माने विपणन। मतलब जब हमारा कस्टमर एक हमारा क्लाइंट बन जाए। और रिलेशनशिप सेलिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता जो होती है दोस्तों, वो ये होती है कि हम अपने ग्राहक को अपना एक प्रकार से बिज़नेस पार्टनर बनाने का प्रयास करते हैं। हम हमारे और हमारे ग्राहक के दोनों के कुछ कॉमन गोल्स होते हैं। वो कॉमन गोल्स क्या होते हैं? हमारा ग्राहक भी चाहता है कि हाँ, मुझे 20 साल बाद या 25 साल बाद मेरे डॉटर की मैरिज के लिए मुझे इतने लाख रुपए मिल जाएँ। हमारा भी उद्देश्य यही है कि इस व्यक्ति को इतने रुपए मिल जाएँ और उसके लिए हम उसको एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। उस व्यक्ति का गोल है कि उसका पैसा इकट्ठा हो जाए और हमारा एक इसमें भी एक निहित स्वार्थ है, एक छोटा-सा स्वार्थ है कि अगर उसका गोल पूरा हो गया, तो दोस्तों हमारा गोल स्वतः अपने आप पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग या रिलेशनशिप सेलिंग। इसमें रिलेशनशिप सेलिंग में हम लोगों का प्रयास होता है कि हम कस्टमर को रिटेन करें। हम कस्टमर को लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखें। ये सिंगल सेल्स नहीं है दोस्तों। तो रिलेशनशिप सेलिंग में हमेशा दोस्तों दीर्घकालिक संबंध, लंबे समय के का कॉन्टेक्स्ट बनाने की बात की जाती है। दूसरा इसमें ये प्रयास किया जाता है कि ग्राहकों की लॉयल्टी, कस्टमर्स लॉयल्टी, उनकी वफादारी हम लोगों को मिलती रहे। वो हमेशा हमारे प्रति लॉयल है, मीन्स हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। भविष्य में भी कुछ भी खरीदना है, वो हमसे ही खरीदें। दोस्तों अगर हम ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग के सामने रिलेशनशिप सेलिंग को रखें और दोनों के बेसिक अगर डिफरेंसेस मानने की बात करें, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझ में ज़रूर आनी चाहिए ताकि हम जब मार्केट में जाएँ तो हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग कर रहे हैं और करनी थी हम लोगों को रिलेशनशिप। एक बेसिक कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ। देखिए ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग जो होगी ना वो हमेशा कमीशन बेस्ड होगी। हमेशा हमारा गोल होगा कि इससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए, कमीशन मिल जाए। लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग जो होगी वो हमेशा इंटीग्रिटी बेस्ड होगी, प्रामाणिकता पे आधारित होगी। इसी प्रकार जब ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग करेंगे तो उसके पीछे हमारा कोई हिडन एजेंडा होगा, कोई परोक्ष अभिप्राय उसके पीछे ज़रूर होगा। लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग में एक ईमानदारी होगी, एक सिंसियरिटी होगी। इसी प्रकार ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग में कुछ ना कुछ टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं। माल को बेचने के लिए कुछ युक्तियाँ इस्तेमाल की जाएँगी। लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग में दोस्तों ये प्रिंसिपल्स पे आधारित है, कुछ सिद्धांतों पे आधारित है। तब हम लोग कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग एक प्रकार से उत्पादों की बात करता है, कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करने की बात करता है। लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग लोगों को जोड़ने की बात करता है। लोगों पे आधारित है, सॉरी। ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग में हम लोग कीमत की बात करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग में हम लोग वैल्यू की बात करते हैं।
आज आपने किसी दुकान से आपने मान लीजिए आज आप कार खरीदने गए, आपको उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, सब चीज़ें अच्छी थी। उसने कहा मैं आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको आप अगर कार खरीदने जाएँगे तो आप उस डीलर पे ना जाके किसी थर्ड पे चले जाएँ। क्यों? क्योंकि ये प्राइस बेस्ड था, यहाँ वैल्यू की बात नहीं थी। क्योंकि आपको मालूम है जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। फ्यूचर में उसका वैल्यू का कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग में हम लोग बात करते हैं फीचर्स की, लक्षणों की, कि इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग में हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर आपने मेरे से पॉलिसी ले ली तो इससे आपको क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हम लोग फ़ायदे समझाते हैं। ट्रांज़ैक्शन सेलिंग दोस्तों हमेशा शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग हमेशा लंबे समय तक चलने वाली होती है दोस्तों। ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग में हम लोग लाभ देखते हैं कि हमें क्या मिला, लेकिन रिलेशनशिप सेलिंग में हमेशा लाभ के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप बनाए रखने की बात होती है, रिटेन करने की बात होती है दोस्तों। रिलेशनशिप सेलिंग में दोस्तों हम लोग भागीदारी की बात करते हैं। हम अपने ग्राहक की अपने जीवन में और हमारी आपके ग्राहक के जीवन में भागीदारी की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जुड़े रहने की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं। लेकिन ट्रांज़िशनल सेलिंग जो होती है, वो पूरी तरह से मैनिपुलेटिव होती है दोस्तों। जोड़-तोड़ वाली होती है। वो हमेशा शॉर्ट टर्म होती है। तो कल के सेशन में शर्मा जी के सेशन में मेरे किसी मित्र ने पूछा था रिबेट्स वगैरह की और उन लोगों को कुछ लोगों से मिलने में प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों आज आप खुद सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं था हम रिलेशनशिप वाले प्रोडक्ट को ट्रांज़ैक्शनल सेलिंग की तरह से बेच रहे हैं, तभी आपका ग्राहक आपसे कुछ गलत चीज़ें की अपेक्षा करता है। अपने सोच को बदलिए दोस्तों। और हमेशा एक ध्यान रखिए दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है ना, नेवर फॉरगेट अ कस्टमर एंड नेवर लेट अ कस्टमर फॉरगेट यू। अपने ग्राहक को भूलिए नहीं। मैंने एक एक फ़िल्म का दोस्तों एक डायलॉग था ना वो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूँगा। दोस्तों इस सोच के साथ हमें सेलिंग करनी है, इस सोच के साथ हमें लोगों के साथ जुड़ना है। ना हम उसको भूलेंगे, ना उसे हम ऐसे काम करेंगे कि वो हमें कभी ना भूल पाए। एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो। दोस्तों मेहंदी होती है ना, हाथों में मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी कैसे काम करती है? जितना ज़्यादा समय वो हमारे हाथ पे रहती है ना दोस्तों, उतनी गहरी छाप रह छोड़ती है दोस्तों। पूछिए घर में महिलाएँ और बेटियों से और बहनों से कि मेहंदी कब ज़्यादा गहरा रंग लाती है? थोड़ी देर में हटा दो तो या पूरी रात लगे रहने दीजिए तो गहरा रंग होता है। दोस्तों हमारा स्वभाव मेहंदी के जैसा होना चाहिए। जितने लंबे समय तक हम अपने ग्राहक के साथ रहेंगे, उसके दिल में बस जाएँ। हमेशा दोस्तों हमें स्थायी सफलता की बात करनी है, एंड्यूरिंग सक्सेस इसकी बात करनी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, आप लोग जब ग्राहक के पास जाते हैं, आप कभी मान लीजिए प्रेज़ेंटेशन के लिए गए, कभी पहली बार गए, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम सेल करके आ गए या कई बार हम उसके पास गए और उसने हमें रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इन किसी भी स्थिति में क्या आप उसको एक थैंक्स लेटर ऑफ थैंक्स भेजते हैं? आपको कोई बिज़नेस नहीं मिला, क्या आपने उसको थैंक्स भेजा या आपने सेल कर दी उसके इमीडिएटली बाद दोस्तों? ये ध्यान रखिए, घर से निकले और उसके पास मैसेज पहुँच जाना चाहिए। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? अगर दोस्तों नहीं करते, तो अवश्य कीजिए। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए मैं हम बात कर रहे थे कि क्या हम लोग अपने ग्राहक ग्राहक को जब वहाँ से उसके घर से निकलते हैं, चाहे उसके साथ हमारा कोई भी बर्ताव हम जस्ट प्रेज़ेंटेशन दे के आए हैं या सेल्स करके आए हैं या हम लोग वहाँ से रिजेक्शन फेस करके आए हैं, उसके बाद भी यदि हम उसको एक लेटर ऑफ अच्छा आप दोस्तों अच्छा सोचिए, आप लोग अगर आप ये लेटर उसके यहाँ भेजते हैं, तो उस ग्राहक के मन में आपके प्रति कैसी इज़्ज़त बनेगी? उसको कैसा लगेगा? तो आज के बाद आप सब ये लोग करेंगे? जब भी आप किसी भी ग्राहक के पास गए, किसी भी काम से गए, उसके तुरंत बाद या तो आप उसको एसएमएस भेजिए या ईमेल के द्वारा आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम लोग खूब कर सकते हैं। उसको एक थैंक्स कहिए तो सही। बिज़नेस नहीं भी मिला उसको कहिए कि ठीक है साहब आज मैं आपके साथ बैठा हो सकता है आज मेरी बात नहीं उसमें मैं उसमें कन्विंस कर पाया, लेकिन भविष्य में ज़रूर चाहूँगा कि आपके साथ एक बार जुड़ें।
एक बार इतना सा लिख के आप प्रयास तो कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चल अच्छा एक बात बताइए, आप जब ग्राहक के पास कुछ खरीदने जाते हैं, हम लोग मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं। सपोज मैं एक टीवी खरीदने जा रहा हूँ या आप एक टीवी खरीदने जा रहे हैं और वहां पे जाके सेल्समैन आपको मिला और उसने सीधे से ले जाके आपको एक टीवी के सामने खड़ा कर दिया कि साहब ये वाला ले लीजिए, ये वाला इतने प्राइस का है, इसमें ये है और ये फीचर्स हैं। क्या इसके आधार पे आप एकदम से निर्णय ले लेते हैं या आप पहले ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं खरीदने आया हूँ वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं? तो दोस्तों, जब भी हम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही खरीद लेते हैं या पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं? जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं, वो हमारे मतलब की हमारे पर्पस को सॉल्व कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? ओके, ग्रेट। तो इसका मतलब जब तक किसी भी चीज़ में वैल्यू नहीं डिसाइड हो जाए, तब तक आप उसको नहीं खरीदते हैं। ऐसा ही है ना दोस्तों? जी। तो दोस्तों, आपका जो ग्राहक है, क्या आप उसके साथ भी ऐसा करते हैं? क्या उसके सामने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करवा पाते हैं? हमेशा याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो भी सर्विसेज हैं, उसकी वैल्यू अपने ग्राहक के सामने क्रिएट कराइए, उसको समझ में आए कि जो वो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, उससे उसका वाक़ई बहुत भला होने वाला है। अगर हम इसको करने में आपकी सेल्स कभी रुक ही नहीं सकती, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, आज बहुत देर से आप सब लोगों को इंतज़ार होगा कि मूल टॉपिक सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग ये सब क्या है? करें दोस्तों, आप सब लोग रेडी हैं? बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आज हम लोग अब बात करते हैं कि साइंस बिहाइंड द आर्ट ऑफ सेलिंग। बेचने की कला के पीछे का सही विज्ञान क्या है? तो दोस्तों, विज्ञान की जब हम बात करें तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे सस्पेक्टिंग की। बहुत सारे लोगों ने हमेशा हम लोग बात करते हैं कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन हमें कोई सस्पेक्टिंग नहीं बताता। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग से पहले की जो एक स्टेज है, उसको हम लोग सस्पेक्टिंग बोलते हैं। बिना सस्पेक्टिंग के आप कभी भी प्रोस्पेक्टिंग में सफल नहीं हो सकते। मैंने आपसे अभी शुरुआत में कहा था आप 500 लोगों का डाटा लेना चाहते हैं, लेकिन आपको 5 भी नहीं मिल पाते। तो ये 500 कहाँ से लाएँ? इस 500 के लिए जो सबसे पहला काम दोस्तों हम लोगों को करना है, वो है सस्पेक्टिंग। अच्छा, सस्पेक्टिंग को इसकी डेफिनिशन बाद में समझते हैं। अगर इसका जस्ट एक सीधे-सीधे सस्पेक्टिंग का हिंदी शब्दार्थ हम लोग देखें, तो वो कहता है, इसका एक शब्द का अर्थ ये भी होता है संदेह या शंकित दोस्तों। लेंस लेके ऐसे देखना, जैसे एक डिटेक्टिव करता है कि क्या होता है। अब इसको हम अपने विषय से कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? हेलो? आवाज थैंक यू विश्वनाथन जी। थैंक यू शिशुकुमार जी। तो सस्पेक्टिंग बेसिकली क्या बात हो गई, हमने क्या सीखा अभी कि एक प्रकार से संदेह करना या शंकित होना, डाउट। डिटेक्टिव जो डिटेक्टिव्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा लेंस लेके बैठे रहते हैं और सस्पेक्ट कि कहीं यही तो नहीं है, कहीं यही तो नहीं है। अब दोस्तों, हमारे बीमा क्षेत्र में ये कैसे काम करेगा? दोस्तों, हमें ये देखना है कि हर वो व्यक्ति जो हमारे सामने आ रहा है या हमसे मिल रहा है, वो हमारा ग्राहक हो सकता है। इस शक के संदेह के साथ हमें उस व्यक्ति को देखना है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ वाल बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो एक संभावित ग्राहक हो सकता है। आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो एक संभावित ग्राहक हो सकता है। आप बच्चों के स्कूल में फीस जमा कराने गए हैं, उस काउंटर के उस साइड बैठा हुआ व्यक्ति, वो एक आपका संभावित ग्राहक हो सकता है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गए हैं, वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, वो सारे पेरेंट्स उनको शक की नज़र से देखिए, वो आपके संभावित ग्राहक हो सकते हैं। तो सस्पेक्टिंग की अगर हम टेक्निकल डेफिनिशन की बात करें, तो क्या है? अ प्रोसेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ नोन एंड अननोन पीपल बाय फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशंस। मैं हिंदी में समझाता हूं दोस्तों।
ऐसे लोगों की सूचनाएँ एकत्रित करना, ऐसे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिनके बारे में या तो हमें कुछ नहीं मालूम, वो लोग हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं मालूम ये लोग कौन है, उनके बारे में सूचना इकट्ठी करना या हो सकता है हम जानते हों, लेकिन उनकी सही सूचना हमारे पास नहीं है, ये भी चेक करना। कैसे मिलेंगे? हम फिज़िकली ऑब्ज़र्व करेंगे दूसरे गौर से जैसे आप आपने वो न ब ग ज इस पे नेशनल ग्राफ़िक्स पे कई बार ने नेशनल ज्योग्राफ़िक पे कभी आपने शेर को शिकार करते देखा है? वो बहुत देर तक दोस्तों केवल गौर से देखता रहता है कि कौन से जानवर उसके रडार के सामने हैं। वो स्पेसिफ़िक उसने एक नहीं सोचा हुआ है, वहाँ बहुत सारे के सारे जानवर घूम रहे हैं। उनमें से वो सेलेक्ट करता है कि किसके ऊपर उसको तो सस्पेक्टिंग भी लोग दोस्तों कुछ-कुछ ऐसी ही होती है। तो हमें सूचनाएँ एकत्रित करनी है किन लोगों की जिनको हम लोग तो जानते भी हैं, कुछ सोचें, दिमाग लगाएँ कि ये व्यक्ति वाक़ई हमारे काम का हो सकता है। विषय होते हैं जिनके ऊपर हम अपने मार्केटिंग एक्टिविटी कहीं पे बहुत सारे अभी बस स्टैंड पे जाके क्या इन लोगों के ऊपर वाक़ई हम अपनी सेल्स या मार्केटिंग की कोई एक्टिविटी करना अगर आपको लगता है वहाँ कुछ बिज़नेस है, तो वो आपके सस्पेक्ट्स माने जाएँगे। वीडियो को ध्यान नहीं दीजिए दोस्तों, आज मैं कोई मेरा कोई प्रेज़ेंटेशन वैसी नहीं है टेक्स्ट वाली। जस्ट अगर आप मुझे सुन या आप मेरी वॉइस ध्यान रखने की है, वो ये कि ये जो सस्पेक्ट्स जो होते हैं, इस सेवाओं या हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं सुना, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। एक तो वो लोग हमारे सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरे, ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने हमसे खरीदने में कोई कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं हमारे आस-पास थे, लेकिन उन्होंने हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। इसके विपरीत ये वो लोग भी हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं हो सकता है उन्होंने हमसे नहीं खरीदा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये प्रोडक्ट कहीं और से किसी और से खरीदा हुआ हो। तो इट मीन्स वो लोग वैसे मेंटली प्रिपेयर्ड है, उन्हें मालूम है हमारा इंश्योरेंस क्या होता है, लेकिन ओके, राजकुमार जी कह रहे हैं वीडियो बंद कर दें और ऑडियो चलने दें। ओके, आप केवल ऑडियो पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, आप केवल ऑडियो पे ध्यान दीजिए। ओके, आगे शुरू करूँ? जी, तो सस्पेक्ट्स वो लोग हो गए जो हमारे प्रोडक्ट को लेने की क्षमता रखते हैं। तो अब सवाल ये आता है दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? तो आप इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, एक मोटा-सा रजिस्टर लीजिए और अब कम से कम 200 पेज का एक रजिस्टर ले आइए। इससे ज़्यादा ले आएँगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स अभी भरने हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं तो एक्सेल में भी ये फाइल बना सकते हैं। पर मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आप रजिस्टर में लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। बाद में जब आप एक्सेल में अच्छे हो जाएँ तो आप एक्सेल में भी ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने रजिस्टर में क्या कीजिए, हर पेज पे कम से कम 6 चीज़ें नोट कीजिए। नंबर 1 नेम, जिस व्यक्ति को आप अपना सस्पेक्ट समझते हैं। अभी ये सस्पेक्ट की बात हो रही है, केवल शक कर रहे हैं कि ये हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। तो ये सब बताऊँगा। वैभव जी, आपने जो सवाल किया अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। तो ये तो सबसे पहला आप अपने रजिस्टर में एक नाम लिखिए, सेकंड सेकंड रो में एड्रेस, थर्ड रो में टेलीफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, फोर्थ रो में डेट ऑफ बर्थ अगर आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद ऑक्यूपेशन वो व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है या बिज़नेसमैन है, टीचर है, किस प्रोफ़ेशन में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या करता है। तो वो भी लिखिए और अगर वो सर्विस में है तो छठा पॉइंट होना चाहिए आपका एम्प्लॉयर। ये 6 इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको अवश्य कलेक्ट करनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। नेम, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर। ग्रेट, ओके। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। ये 6 इन्फॉर्मेशन अगेन बोल देता हूँ, मैं जो लोग नहीं सुन पाए किसी वजह से, नेम, एड्रेस,
मोबाइल या टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयर अगर उसका कोई है तो। ये 6 चीज़ों से आप अपना रजिस्टर बनाइए, हर पेज पे ये 6 चीज़ें लिखी हुई हों, एक पेज पे एक ग्राहक का नाम। ये आप लोगों को करना है और ये लोग कौन लोग हैं? ये आपके जानकार भी हो सकते हैं, नोन भी हो सकते हैं, अननोन लोग भी हो सकते हैं। जस्ट आपने शक की सुई उस व्यक्ति की तरफ घुमा दी है। जस्ट आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी हमें कोई सेल्स की बात नहीं करनी, कोई प्रेजेंटेशन की बात नहीं करनी दोस्तों। जस्ट हमारा केवल एक काम है, हम लोग रॉ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम और उसमें ये 6 चीजें आप उस व्यक्ति से जरूर इकट्ठी कीजिए। अभी सवाल आता है, अभी मेरे मित्र ने पूछा कैसे करना है? तो दोस्तों ये डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास पूरे 7 अलग-अलग विकल्प हैं। 7 मेथड्स हैं, आप ये सब कर सकते हैं। इनमें से जो आपको सूट करता है, उस पे आप काम कीजिए। आप सातों के सातों पे भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं ये क्या-क्या चीज़ें हैं? जस्ट टेक्स्ट बॉक्स में एक बार यस लिख के बताइए कि किस प्रकार से आप सस्पेक्टिंग कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो निश्चित तौर से आपके करियर में आपको बहुत बदलाव लाने वाली हैं। हेलो। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू राजकुमार जी, विश्वनाथन जी, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेथड है सस्पेक्टिंग करने का, वो है फिज़िकल प्रोसेस। वर्तमान में कोरोना काल की वजह से हमें इसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, बट ये एवरग्रीन फ़ॉर्मूला है दोस्तों। जब कोरोना खत्म हो जाएगा, तो आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं या अगर आप कर रहे हैं, तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ कीजिए। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। तो सबसे पहला है दोस्तों फिज़िकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस क्या है? आप किसी भी ऑफ़िस में जाइए, किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में जाइए, स्कूल में जाइए, शॉप्स में जाइए। और किस काम के लिए जाएँगे? जस्ट ऐसे ही नहीं जाना है। दोस्तों वहाँ पे हमें कुछ सर्वे करने जाना है। सर्वे फॉर्म्स आप लोगों ने सबने आई थिंक ब्रांच में आपके पास अवेलेबल रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा और आप चाहें तो केएम शर्मा सर से कॉन्टैक्ट करके हम सब लोगों से उसमें भी आप ले सकते हैं। कुछ भी एक सर्वे फॉर्म बना लीजिए कि आपके घर में एलआईसी पॉलिसी है या नहीं? आपके घर में कितने लोग इंश्योर्ड हैं? या आपको कोई सर्विसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही? इस तरीके से करके कुछ जनरल जनरल 8-10 सवाल लिखिए, उनको प्रिंट करवाइए और सर्वे करने पहुँच जाइए साहब। और उस फॉर्म में वो जो अभी मैंने 6 चीज़ें बताई वो सारी चीज़ नेम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये ये सब हमें करना ही करना है दोस्तों। तो इस तरीके के सर्वे के लिए आप किसी भी रैंडमली किसी भी ऑर्गनाइजेशन में जा सकते हैं। आप सब लोग जो लोग बड़े शहरों से रहने वाले हैं उनके लिए तो आई थिंक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे ऑफिसेज़ और सब वहाँ पे हैं। छोटे शहरों वालों के लिए तो फिर भी थोड़ी-सी दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग प्रयास कर सकते हैं। जस्ट सर्वे और ये ध्यान रखिए इस सर्वे में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। जस्ट आप सर्वे आप जस्ट अपने ब्रांच मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको एक लेटर ऑफ अथॉरिटी देंगे कि हाँ, ब्रांच के बिहाफ़ पे, एलआईसी के बिहाफ़ पे आप वहाँ पे सर्वे करने जा रहे हैं। और जस्ट 8-10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए। उस दिन मैंने बताया था किस कांसेप्ट कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो इस आधार पे जस्ट एक छोटा-सा A4 साइज़ का सर्वे फॉर्म बनाइए, ऊपर उसमें सवाल हो, नीचे क्लाइंट की कुछ इन्फॉर्मेशन और ये जाके ये सर्वेस उस इंस्टीट्यूशन में जाके लोगों से कीजिए, पूछिए। तो इस तरीके से आपके पास कुछ डाटा इकट्ठा होगा या नहीं होगा? दोस्तों ये सस्पेक्ट्स हो गए या नहीं हो गए? अभी हमें नहीं मालूम ये हमसे पॉलिसी लेंगे, नहीं लेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, आगे का कुछ नहीं मालूम। हमें जस्ट अपना एक बहुत बड़ा डाटाबेस इकट्ठा करना है जिसमें लोगों के नाम, पते और मोबाइल नंबर्स होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी इंडस्ट्री में जाइए, फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे आप सर्विस कैंप्स लगा दीजिए या आप लोग कॉलोनीज़ में दिल बड़े शहरों में लोग जो है सोसाइटीज़ में रहते हैं। वहाँ पे उन सोसाइटीज़ में जाके सब लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें मालूम ही नहीं नियरेस्ट एलआईसी ऑफिस कहाँ है। उनका एजेंट एक बार उनको पॉलिसी देके उनको भूल चुका है, ऑर्फन हो चुके हैं ये क्लाइंट्स। तो दोस्तों आपको उनकी सेवाओं के लिए जाना है। आप वहाँ पे छोटा-सा सर्विस कैंप लगाइए। वहाँ लोगों से पूछिए आपको साहब आपको पेमेंट देने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आपका एसबी ड्यू कोई बचा हुआ तो नहीं है? किसी मैच्योरिटी में आपको दिक्कत तो नहीं है? नॉमिनेशंस आपके सारे ठीक हैं या नहीं? एड्रेस ठीक है या नहीं? आपको असाइनमेंट तो नहीं कराना आपको पॉलिसी का? आपके पास सारे पॉइंट्स इंटैक्ट रखे हुए हैं या नहीं? कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है?
आपको अभी 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 इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लोग आपसे सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, लोगों की हेल्प कीजिए, प्रीमियम सर्टिफिकेट्स दीजिए। तो आप सर्विस कैंप्स लगाइए। अगेन सर्विस कैंप्स में अपना मूल उद्देश्य नहीं बूझिए दोस्तों। आपको वो फॉर्म अपना ज़रूर भरना है, जिसमें आपको वो 6 चीज़ें याद रखनी है। नेम, एड्रेस वगैरह, 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 वगैरह। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हों, तो इसमें पूरे एंथुसियाज़्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ कीजिए। डल होके नहीं चलेगा। अगर आप उत्साहित नहीं हैं, तो कृपया फील्ड में नहीं जाइए। दोस्तों फ्रैंक बेटकर साहब ने उनकी किताब में उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा जो व्यापार है ना, हमारा जो ये बिज़नेस है इंश्योरेंस का, ये पूरी तरह से उत्साह का बिज़नेस है। हमेशा उत्साहित रहिए। यदि किसी और फिर आगे एक और चीज़ लिखते हैं, यदि आप उत्साहित नहीं हैं, ऐसा होता है दोस्तों कई बार, हम लोग उत्साहित नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं अगर उत्साहित नहीं है, तो आप उत्साहित होने की एक्टिंग कीजिए। इन एनी केस हमें उत्साहित रहना है, हमें जोश में रहना है। दोस्तों आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया एक बार यस लिख दीजिए टेक्स्ट बॉक्स में। आज डाउट है हमें, टेक्नोलॉजी हमें काम करने से थोड़ा-सा कुछ वो टेस्ट कर रही है, हमारे पेशेंस को देखना चाह रही है। ओके, ओके। थैंक यू। अच्छा, ये एक सस्पेक्टिंग का एक तरीका, दोस्तों ये कोल्ड कॉलिंग जैसा तरीका है और बहुत इफेक्टिव तरीका है दोस्तों। बहुत सारा डाटा इसमें मिलता है। मैं कई सारे ऐसे एजेंट्स से मिला हूँ जो कि सीओटी हैं या टीओटी हैं और वो आज भी इस तरीके की प्रोसेस करते हैं अपनी लाइफ में। आप भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या है, आप अपने एरिया, आप अपने 1 किलोमीटर के दायरे में या 2 किलो आप पैम्फलेट्स निकलवाइए ना। आप क्या सर्विसेज़ देते हैं? इसके पैम्फलेट्स लेके अखबारों में डलवा दीजिए। इसका कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है, लेकिन अगर इसको आप रेगुलरली इसे 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक रेगुलरली कर रहे हैं, दोस्तों ये ध्यान रखिए एक बार करके नहीं छोड़ना है। अगर आप इसको रेगुलरली कर पा रहे हैं, तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपकी एक पहचान बनती है। आप अपने एरिया में अपने होर्डिंग्स लगवाइए ना। आप में से कितने लोगों के होर्डिंग्स आपके एरिया में हैं? क्या आप लोगों ने कभी अपने छोटे-बड़े कुछ होर्डिंग्स लगवाए? दोस्तों ज़रा टेक्स्ट बॉक्स में बताएँगे, किसी का होर्डिंग है? होर्डिंग लगवाए हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर नहीं लगवाए हैं तो ज़रूर, बहुत अच्छा राजेंद्र जी, यस, वेरी गुड। आपके होर्डिंग्स होने चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कोई बहुत बढ़िया एजेंट है। तीसरा मेथड केवल बोर्ड से नहीं होगा। अनीता जी आपको आपके एरिया में, आपके पूरे मोहल्ले में होर्डिंग्स होने चाहिए, उसके बाहर भी होने चाहिए। भरत पारिक साहब के बारे में एक बात फेमस है, उन्होंने वहाँ के नागपुर के एयरपोर्ट पे अपना होर्डिंग लगाया हुआ है। दोस्तों इस तरीके का प्रयास कीजिए, आप लोग भी। ओके। तीसरा जो तरीका है दोस्तों, इसके लिए वो है टेलीकॉलिंग। यदि आपके पास लोगों के टेलीफ़ोन नंबर्स हैं, आपने मान लीजिए आपने जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के पूरे नंबर्स ले सकते हैं, अपने पड़ोस की सोसाइटीज़ के नंबर्स ले सकते हैं, किसी इंडस्ट्रीज़ की डायरेक्टरी लेके आ सकते हैं, बिज़नेस क्लास की डायरेक्टरीज़ उठा के लेके आ सकते हैं। कहीं से भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उनसे आप टेलीकॉलिंग कीजिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, टेलीकॉलिंग एक टफ टास्क है। बहुत पेशेंस और बहुत केयरफुल रहना पड़ता है दोस्तों इसमें। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको पहली चीज़ तो बेहद पॉज़िटिव रहना पड़ेगा, लोग बदतमीज़ी करने लगते हैं। और इसमें कभी आर्ग्यू नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी, सामने वाला कुछ भी बोलता रहे। आपको बिल्कुल शांत रहना है। लेकिन टेलीकॉलिंग भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है, इससे भी आपको ग्राहक मिल सकते हैं। चौथा मेथड है, आप अपने एरियाज़ की जो है बिज़नेस आप किसी से भी मिलते हैं, उनसे विज़िटिंग कार्ड्स कलेक्ट कर लीजिए। आप डायरेक्टरीज़ ले लीजिए उस एरिया की। ईयरली रिपोर्ट्स आती हैं कई बार कई ऑर्गनाइज़ेशंस की, वहाँ से डाटा उठा लीजिए। ये इस तरीके से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिनको कि आप अपने सस्पेक्ट, ये ध्यान रखिए अभी हम लोग सस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, केवल शक की दृष्टि से देख रहे हैं। हमें नहीं मालूम ये आगे क्या होने वाला है। जस्ट हमने एक रॉ डाटा अपने पास दोस्तों इकट्ठा कर लिया। इसके बाद एक लेटेस्ट आज की डेट में टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया में क्या है, जैसे आप फेसबुक है, यूट्यूब दोस्तों आप लोगों को आज बहुत खुशी होगी कि आज केएम सर ने हम लोगों के लिए स्पेशली
3 बजे सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग की जाए, इसके लिए एक एक्सपर्ट मिसेस जैन को बुलाया हुआ है। उस सेशन को मैं आपसे आग्रह करूँगा बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत अच्छा सेशन है, वो बताएँगी कि सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग की जाती है। दोस्तों ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं। आपको जस्ट डाटा अभी माल बिकेगा नहीं वहाँ पे। माल को बेचने के लिए तो आपको इन एनी केस जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको कांसेप्ट समझ में आएँगे। आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए अगर नहीं की है तो। और किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की हेल्प लीजिए, उसमें लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। बिल्कुल हल्का-फुल्का नहीं लीजिएगा उसे। ट्विटर पे आपकी प्रोफाइल बननी चाहिए, फेसबुक पे आपकी बेहतरीन प्रोफाइल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत दोस्तों आपके काम आने वाली हैं। छठा दोस्तों एक और मेथड है, ये बहुत एक पुराना मेथड है बट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मास मेलिंग। ईमेल आजकल वैसे ये आजकल ज़्यादातर मास मेलिंग की मेल्स जंक मेल में चली जाती हैं। लेकिन इसमें भी अगर मैं कहता हूँ 0.1% आपने 10,000 मेल्स भेजी, उसमें से आपको मैं कहता हूँ केवल 10 लोगों ने भी अगर रिस्पॉन्ड कर दिया, मैं कहता हूँ 5 लोगों ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा दोस्तों? हमें अपने कर्म से पीछे नहीं भागना है दोस्तों। हमें अपने एफर्ट्स करते रहने हैं इन एनी केस। तो मास मेलिंग इसके लिए आपको डाटास मिल जाते हैं, प्रोफेशनल्स का डाटा मिल जाएगा, आपको डॉक्टर्स का डाटा मिल जाएगा, वकीलों का डाटा मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का डाटा मिल जाएगा। अलग-अलग जगहों के ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ये डाटा लीजिए और उस पे मास मेलिंग कीजिए, अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्टरी लेटर बनाइए, किसी प्रोफेशनल की उसमें हेल्प लीजिए। एक एक और मेथड है दोस्तों इसमें मेलिंग में, हम लोग उसको अब भूलते जा रहे हैं। अभी अच्छा आप कितने दिनों से दोस्तों आपके यहाँ पे कोई चिट्ठी नहीं आई, पोस्टमैन कोई लेटर लेके नहीं आया? सब काम हमारा आजकल ईमेल पे होता है ना? चिट्ठी नहीं आई? हेलो, कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? आपके यहाँ आज भी कोई चिट्ठी आती है? पोस्टमैन, अंतर्देशीय पत्र या वो एक एनवेलप में? यस, बहुत समय हो गया दोस्तों। निर्मला जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन दोस्तों इसको लोग भूल ना जाएँ। हमें ये भी याद रखना है। अपना एक बहुत सुंदर सा एक लेटर हेड बनाइए, एक प्रोफेशनल लेटर हेड, डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराइए, उसमें अपना एक इंट्रोडक्टरी लेटर बनाइए, उसके साथ एक अपना ब्रोशर लगाइए कि क्या-क्या चीज़ें करते हैं और अपने एरिया में आस-पास में उसको कोरियर के द्वारा भेजिए। एक काम कीजिए केवल 100 लोगों को ये चिट्ठी डाल के देखिए, देखिए आपको क्या मिलता है। इसको हम लोग भूल चुके हैं दोस्तों। कई बार पुरानी चीज़ें जब सामने आती हैं, पुराने गाने आज चलते हैं तो मज़ा आता है ना दोस्तों। तो दोस्तों वैसे ही इन पुराने मेथड्स को भी यूज़ कीजिए। आपका मेल निश्चित तौर से उसके घर में जाएगा, अगर आपका लेटर हेड बहुत अच्छा है, उसके साथ लगा हुआ ब्रोशर बहुत अच्छा है, तो वो एकदम से उसको फेंकेगा नहीं। वहाँ वहाँ पे उसके घर में आने वाला हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ ले। तो ये एक बार प्रयास करके देखिए, छोटे स्तर पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिए। और एक और दोस्तों मेथड है सस्पेक्टिंग के लिए, वो बहुत अच्छा मेथड है। इसको हम लोग पता नहीं कितना यूज़ कर पा रहे हैं बट ये अच्छा है। इसमें दोस्तों आ जाती हैं सेमिनार सेलिंग, कॉन्फ्रेंसेस या फिर अभी सेमिनार में तो हमें फिजिकली वहां प्रेजेंट होना पड़ता है। अभी इसका लेटेस्ट अभी क्या अभी मॉडर्न रूप क्या हो गया, वेबिनार्स। हम लोग ज़ूम के ऊपर वेबिनार्स नहीं कर सकते। हम लोग अपने 100 क्लाइंट्स को मैसेज भेजें कि साहब आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे इस पे एक चर्चा करने वाले हैं। आपके पास भी आजकल रोज अलग-अलग ऑफिसेज से और अलग-अलग जगहों से मैसेजेस आ रहे होंगे दोस्तों। तो वो आपको कहते हैं कि हमारी वेबिनार में आप आ जाइए, तो क्या आप अपने क्लाइंट के लिए एक वेबिनार नहीं अरेंज कर सकते? वहाँ पे कम से कम 100 लोगों को बुलाइए, उसमें से 5 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, कितने लोग कुछ तो आएँगे। उन लोगों से बात कीजिए, निश्चित तौर से आपको कुछ ना कुछ उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। तो हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखिए सस्पेक्टिंग जो है एक रेगुलर प्रोसेस है। और ये ध्यान रखिए सेल्स हो जाने के बाद भी हमें सो नहीं जाना है। सेल्स हो गई उसके बाद भी सस्पेक्टिंग करते रहना है, शक करते रहना है। ये रेगुलर प्रोसेस है, हमेशा करते रहना है। अब सस्पेक्टिंग के कौन-कौन से सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करें? आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा। तो शुरुआत के लिए सबसे अच्छे शुरुआत दोस्तों इसमें आपके जो करंट क्लाइंट्स हैं, जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं,
उन्हीं से बात कीजिए। कोई जो ना किसी ऑफिस में काम करता है, उससे कहिए साहब मैं आपके ऑफिस में आके ये बात करना चाहता हूँ। आप मुझे या फिर वहाँ के कुछ अपने लोगों से मुझे ज़रा-सा मुझे मिलवाइए, मैं वहाँ आके हम एक प्रेज़ेंटेशन देंगे। या मैं अपने ब्रोशर्स उनके पास बाँटना चाहता हूँ, या मैं आपके ऑफिस में आके एक सर्वे करना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको पूरे 6-7 तरीके बताए हैं। कोई भी तरीका उठा लीजिए। हमेशा तैयार रहना है, आपको एक सैनिक की भांति, हर वक़्त जागे रहना है ना? या अगर आप बिज़नेस सोसाइटी से हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिज़नेस करता है, उस व्यक्ति से जाके मिलिए। उससे कहिए हमें अपने वहाँ पे यार आपके एरिया में हमें सर्वे करना है, हमारी प्लीज़ हेल्प कीजिए। उनसे आप बात कर सकते हैं। आप रेफरेंस लीजिए लोगों से, निश्चित तौर से उसका आपको फ़ायदा होगा। एक और इसमें चलता है सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको आपने शायद कभी भी यूज़ भी किया होगा। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव का केंद्र। किसी घर में गए, आपको मालूम है उसमें दादाजी की सब लोग सुनते हैं, तो आपने दादाजी को अप्रोच किया, वो इंश्योरेबल नहीं है, लेकिन आपने अप्रोच किया, आपने कहा कि साहब आप आपके बेटे के लिए या आपके नाती-पोतों के लिए मैं एक अच्छा प्रोडक्ट लाया हूँ। या किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे एचआर के हेड से जाके बात कीजिए, उनसे कहिए कि साहब आपके स्टाफ के लिए हम लोग एक एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्लान लेके आए हैं, आपकी कंपनी का भी नाम होगा, आपका भी फायदा होगा साहब। इस तरीके से जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इन लोगों से मिलिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। कुछ टिप क्लब्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी क्लब है, पीएचडी चैम्बर्स का क्लब है, प्रोफेशनल्स के क्लब्स हैं, बीएनआई नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे कि आपको प्रोफेशनल, आप चाहते हैं ना कि कुछ बड़े लोग, एचएनआई लोग आपको मिलें, कुछ प्रोफेशनल्स लोग मिलें। दोस्तों जरा एक बार टेक्स्ट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोग चाहते हैं आपके पास बड़े-बड़े लोग, प्रोफेशनल लोग आपके प्रोफाइल में हो? हेलो, ओके, आवाज। सुनील शर्मा जी यस, अरविंद पाल जी यस। तो आप ऐसे लोगों से, जो बड़े लोग, जो सो कॉल्ड हम लोग एचएनआईज़ बोलते हैं, या बड़ी पोज़ीशंस पे हैं, या जो इन्फ्लुएंशियल हैं, तो उन लोगों से मिलने के लिए आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़िए। निश्चित तौर से इसका फ़ायदा होगा। आपके कुछ कई बार कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं। आप लोगों के एरिया में कभी देखिए कि कभी जागरण, माता का जागरण हो रहा है। हमारे एरिया में 26 जनवरी पे सारे गरीबों को भोजन खिलाया जाता है। बहुत बड़ा जो है भंडारा चलता है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। उनके साथ हेल्प कीजिए, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। और दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी आँखों को खुला रखना है। ऑब्जर्वेशन, कहाँ पे शक, मैं अभी सबसे पहले वर्ड ही मैंने लिखा था शक। आप लोगों को हमेशा शक की निगाह से देखते रहना है, कहाँ पे हमारा संभावित ग्राहक हो सकता है। दोस्तों जो लोग मेरा जस्ट आप लोगों से आग्रह है, जो लोग अभी देर से जुड़े हैं, वो लोग हमारा सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमें अच्छा लगेगा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। अच्छा, सवाल ये आता है कि हमें कई बार हमारी समस्या ये होती है कि चलो हमें मिल गया एक ग्रुप, वहाँ पे बात कैसे शुरुआत करें? दोस्तों ये समस्या आप लोगों के सामने आती है, बात की शुरुआत कहाँ से करें? बाद में तो सँभाल लेंगे, लेकिन लेकिन शुरुआत करने के लिए आप लोग 2-3 चीज़ें याद रखिए। किसी भी व्यक्ति से इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, निश्चित तौर से आपका फ़ायदा होगा। पहला, उसके बारे में पूछिए कि आपके परिवार में सब ठीक तो हैं कि नहीं? फैमिली के बारे में मतलब जानकारी लें। और परिवार में सब ठीक है। दूसरा, आप उसके बारे में काम-धंधा कैसा चल रहा है साहब? और तीसरा, और आगे की क्या प्लानिंग है? अगर किसी से बिज़नेस क्लास है, आप नेक्स्ट आपने क्या फ्यूचर एक्सपेंशन क्या है? फैमिली के बारे में क्या सोचा है? बच्चों को कहाँ भेजने वाले हैं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप लोग फैमिली, फाइनेंस और फ्यूचर तीनों के बारे में बात कीजिए, निश्चित तौर से आप शुरुआत कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको एक कम से कम 200 पेज का एक रजिस्टर बनाना है। उसमें आपको वही 6 इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपके पास डाटा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे चलें, अभी आप सब लोगों की निगाह होगी कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, जानना चाहते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? मेरे एक मित्र पूछते हैं कि क्लोजिंग, पुरुषोत्तम जी, क्लोजिंग कैसे करें? निश्चित तौर से क्लोजिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी ओपनिंग तो करिए, पहले ओपनिंग सीखिए, शुरुआत कहाँ से करनी है?
फिर क्लोजिंग भी करेंगे। निश्चित तौर से हम लोग इस पे भी अपना एक सेशन तैयार कर रहे हैं जो कि लेके आएँगे। आपकी कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग अब प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करें। ओके। अभी दोस्तों हमने देखा कि सस्पेक्टिंग में हमने एक रॉ डाटा इकट्ठा कर लिया था। हमें मालूम नहीं है इसमें हमारे काम का कितना है, लेकिन हमने भीड़ खूब सारी इकट्ठी कर ली है। तो प्रोस्पेक्टिंग की अगर हम मूल जस्ट अगर इसका एक हिंदी शब्दार्थ की बात करें, तो फिर इसका एग्जैक्ट जो इसका जो हिंदी में जो शब्द है ना दोस्तों, वो कहता है पूर्वेक्षण या खोज करना, तलाश करना। तो जो हमारे क्वालिफाइड सस्पेक्ट्स हैं, सस्पेक्ट्स जो क्वालिफाई हो गए, उनको हम लोग प्रोस्पेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे साहब अब आप कहेंगे कि सर ये क्वालिफिकेशन कहाँ से आ गई? अब हम कैसे मालूम पड़ेगा कि जो हमारा सस्पेक्ट है वो हमारा प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है? क्योंकि रॉ रॉ फॉर्म थी हमारी सस्पेक्ट, उसमें से हमें छांटना है, हीरे छांटने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसको जानना चाहते हैं दोस्तों? इसको उनकी क्वालिफिकेशन कैसे क्या है? क्या क्वालिफिकेशन को अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो वो हमारे प्रोस्पेक्ट बनेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमें एक एक इंग्लिश में हम लोग एक शब्द बोलते हैं मैनिया, MANIA। जो भी सस्पेक्ट इन 5 चीजों में क्वालिफाई करे, उसको हम लोग अपना सस्पेक्ट मान सकते हैं। अभी भी हम मिले नहीं है इस ग्राहक से, लेकिन हमें ये देखना है कि इन 5 पैरामीटर्स पे वो खरा उतरता है या नहीं। ये पांचों पैरामीटर्स दोस्तों कौन-कौन से हैं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो विनय कुमार जी कहते हैं सस्पेक्टिंग या प्रोस्पेक्टिंग। तो सस्पेक्टिंग अभी हम पीछे करके आ रहे हैं। अब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करने की जा रहे हैं। तो सस्पेक्टिंग में तो जस्ट हमने रॉ डाटा इकट्ठा किया है। हमने किसी से किसी प्लान की प्रेजेंटेशन किसी चीज की बात नहीं की है। जस्ट हम गए, हमने सर्वे फॉर्म्स पे वहां से हम डाटा इकट्ठा करके ले आए। अब हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति हमारे काम का भी है या नहीं है। तो उसके लिए जो छलनी है, एक प्रकार से समझ लीजिए, जिस छलनी में से हम अपना सामान डालेंगे और नीचे से प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट निकल के आएगी, उस छलनी का नाम है मेनिया, MANIA। तो मेनिया में जो सबसे पहला जो आता है वो वर्ड है M स्टैंड्स फॉर मनी। हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जिसके पास पैसा हो। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर आप खुद बताइए ना, LIC के फॉर्म में फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होती है कि नहीं? हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न्स मांगते हैं, बैंक की डिटेल्स मांगते हैं ना। वो क्यों मांगते हैं? इवन जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है उसमें भी क्लाइंट की जो चेक दे रहा है उसके बावजूद भी उसकी बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है। ये देखा जाता है कि उसके अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे मैनिया में। एग्जैक्टली कोहली साहब आपने ठीक लिखा, MANIA, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मनी, उस व्यक्ति के पास पैसा होना ही चाहिए। अभी हमने देखा कि इस व्यक्ति के पास पैसा है, ये व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। उसका आप पैसे की पहचान कैसे करेंगे? उसका लाइफस्टाइल देखिए, उसका अपना घर है, उसकी नौकरी कैसी है, किस प्रकार की कार में घूमता है, मोबाइल वो आईफोन यूज करता है या क्या यूज करता है। उसका लाइफस्टाइल देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके पास पैसा है। जब आप ये जान लें कि हाँ, अभी ये संभावनाएं हो रही हैं, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन से, बाहरी तौर से अगर हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो ये पैसा हो गया। अभी सेकंड ऑप्शन आया, सेकंड जो MA जो आता है, A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी। अभी कई बार दोस्तों आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप ग्राहक के पास गए और आपने उसको पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन समझा दिया, सारा कुछ बता दिया, और लेकिन वो ये कहता है अच्छा ठीक है मैं अब अपनी वाइफ से बात करके बताऊंगा। ऐसा दोस्तों आपके साथ होता है या नहीं होता है बताइए? या वो ये कह देता है कि ठीक है मैं अपने पापा से बात करूंगा, या मेरा ब्रदर सीए है, मैं एक बार उससे घर में निर्णय लेने वाला कौन है। तो इसके लिए अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार के सवालों से हम ये जान सकते हैं कि इसके यहाँ निर्णय लेने वाला कौन है। तो हमें
ये हमेशा याद रखना है जब भी हम उस प्रोस्पेक्ट के पास प्रेजेंटेशन जाए के लिए जाएँगे, तो उसका जो वो हस्बैंड है और अगर उसको आपको लगता है कि ये अपनी वाइफ से पूछ के करेगा तो प्रयास कीजिए उसकी वाइफ के साथ आप बैठ के प्रेजेंटेशन दीजिए। जब सामने दोनों बैठे हुए हो तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा, अदरवाइज़ नहीं होने वाला है। तीसरा बात आती है दोस्तों नीड, एन, एम-ए-एन, मैन, तो एन नीड। अभी नीड में दोस्तों हमें नीड एनालिसिस करनी है। हमें बिना सोचे समझे किसी को भी कोई प्रोडक्ट हमें गंजे को जो कंगा नहीं बेचना है, कभी नहीं कीजिए ऐसा। आपको सबसे पहले देखना है कि अगर गंजा व्यक्ति है तो उसकी नीड आपको बाल उगाने वाला तेल है, ना कि कंगा। तो पहले उस व्यक्ति की नीड समझ 60 वर्ष का व्यक्ति है और अभी-अभी रिटायर होके आया है। उसके पास 1 करोड़ रुपया उसको फंड्स के रूप में मिला है। तो ने इसके पास मनी तो है और ये व्यक्ति अभी जिस एज में पहुँच गया तो इस पे अथॉरिटी भी है, ये निर्णय भी लेगा। लेकिन क्या आप उसको 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएँगे? उसको टर्म इंश्योरेंस समझाएँगे? या जीवन उमंग समझाएँगे? शायद नहीं, क्योंकि वो अपने परिवार के सारे दायित्व पूरे कर चुका है। लोन की लायबिलिटीज़ भी अब उसके ऊपर नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या समझाना है उसके लिए पेंशन प्रोडक्ट सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को इंश्योरेंस दिया जाए। तो हमेशा प्रयास कीजिए सामने वाले की ज़रूरत देख के नीड समझिए, उसके बाद उसको प्रोडक्ट दीजिए। तो पहले कौन-कौन से हो गए? मैनिया में एम-ए-एन हमने 3 कर लिए। इसके बाद चौथा जो आता है दोस्तों, वो कहलाता है इंश्योरेबिलिटी। कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अभी सपोज़ अभी 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 मेरे एक ग्राहक हैं, मैं एक जगह अप्रोच कर रहा था, उनके पास पैसा भी था, उनके पास अथॉरिटी भी थी और उनके पास नीड भी थी। लेकिन बातों-बातों में मालूम पड़ा कि 2 साल पहले उनका कैंसर के लिए इलाज हुआ है। इनिशियल स्टेज में था, वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को हम इंश्योरेंस दे पाएँगे? हमारे सारे एफर्ट्स नील हो जाते हैं दोस्तों। तो हमें ये सब सोचना है कि उसकी इंश्योरेबिलिटी है या नहीं। जब इंश्योरेबिलिटी की बात हो जाए, उससे बात करके तब आप इसके बाद 5th पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देखो दोस्तों सबसे अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अब वो आप वो इंश्योरेंस लेना भी चाहता है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। दोस्तों हमारी एक बहुत बहुत अच्छी एक सीनियर इंश्योरेंस एजेंट हैं हर्षा कोठारी जी मुंबई से। उनका मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। उन दो सन 2004 के आसपास की ये बात है। उनका एक क्लाइंट जो एचएनआई क्लाइंट था, बहुत लंबे समय से उसको वो चेज़ कर रही थी और उसको उन्होंने प्रेज़ेंटेशन भी दे दी। उस व्यक्ति के पास पैसा था, वो दे सकता था। उसको उन्होंने करीब 4 लाख रुपए की 2004 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आज से 16 साल पहले। 4 लाख रुपए की उन्होंने उसको प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी ने समझ लिया उसको लेना है। उसके इंश्योरेबिलिटी भी थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब भी वो उसके पास जाती थी, वो अवेलेबल नहीं होता था। अब चेक कैसे कलेक्ट करें? समस्या है हो गई ना? इस व्यक्ति की अवेलेबिलिटी क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। आए दिन कभी वो कोरिया, कभी कहीं न कहीं वो घूमता रहता था। उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। कैसे किया जाए? तो दोस्तों एक दिन की बात है, वो सुबह अपने ऑफिस से जब निकली करीब दोपहर 11 बजे के करीब वो उस बिज़नेसमैन के ऑफिस में उन्होंने कहा आज तो इससे चेक लेके ही आऊँगी। उसके वहाँ पे पहुँची तो मालूम पड़ा उनके असिस्टेंट ने बताया आज तो सर है नहीं और वो अभी 1 महीने तक नहीं मिलने वाले। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि वो आज रात शाम की फ्लाइट से जापान जा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी पर्सनल सेक्रेटरी से पूछा कौन सी फ्लाइट से कैसे प्लान है इनका? तो उन्होंने कहा शाम को 7 बजे यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट है और दिल्ली से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनकी फर्दर जापान की फ्लाइट है। तो इन्होंने उनसे उनकी दिल्ली की फ्लाइट का नंबर ले लिया और इमीडिएटली अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि इमीडिएटली मेरे लिए अपने ट्रैवल एजेंट से कह के मेरे लिए शाम की इस नंबर की फ्लाइट में आप दिल्ली बॉम्बे टू दिल्ली की एक टिकट बुक कराइए। वो करके और वो ऑफिस से घर भी नहीं गई दोस्तों, ये देखिए और वो सीधे एयरपोर्ट चली गई, टिकट वहीं पे मंगवाई और जिस वक़्त उनका 7 बजे की फ्लाइट के हिसाब से जिस वक़्त उनका क्लाइंट वो चेक इन करने आया, उस वक़्त वो वहाँ पे खड़ी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी और उसके साथ चेक इन किया। और 2 घंटे की फ्लाइट में वो उसी के साथ बैठी रहीं, रास्ते में उन्होंने 2 घंटे तक पूरा अपना जो भी प्रोडक्ट का डेमो था वो समझाया। जब दिल्ली में वो उतरे, तो उस क्लाइंट से वहाँ से उससे फ़ोन करिए कि वो मेरे को चेक दें। उस व्यक्ति से फ़ोन करवा के चेक लिया और रात भर एयरपोर्ट पे बैठ के अगले दिन सुबह की फ्लाइट से वापस मुंबई आई
मुंबई एयरपोर्ट से उस व्यक्ति के घर जाके चेक कलेक्ट किया। दोस्तों 11 बजे उस चेक को ब्रांच में बीओसी कटवा के उसके बाद अपने घर गईं। दोस्तों ये कमिटमेंट है या नहीं? तो एक बार मैडम हर्षा कुठारी के लिए ज़रा अच्छे से ताली हो जाए दोस्तों, ज़रा मैं टेक्स्ट बॉक्स में देखना चाहता हूँ आप लोग वाक़ई इनसे प्रभावित हुए या नहीं हुए? क्या हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं? यहाँ हमने देखा कि क्राइम की अवेलेबिलिटी और कमिटमेंट। क्या आपको ये अच्छा लगा उनका ये जेस्चर? क्या हम लोग नहीं कर सकते ऐसा? तो दोस्तों हमें इन 5 चीज़ों पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। मनी, अथॉरिटी, नीड, इंश्योरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब अच्छा दोस्तों, हमें हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि इस आदमी के पास पैसा है? या हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अथॉरिटी कौन है इनके घर में? इसके लिए दोस्तों बहुत छोटे-छोटे कुछ सवाल आप लोग भी बाद में बनाइएगा। मैं आपसे कुछ सवाल शेयर करता हूँ। जैसे आपने किसी से पूछा कि भई आपका काम कैसा चल रहा है? तो वो आदमी क्या जवाब देगा? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप इनडायरेक्टली सोच सकते हैं ना इसका काम अच्छा चल रहा है तो इट मीन्स इसके पास पैसा होना चाहिए। इसी तरीके से आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भई कि आपकी वाइफ कैसे आपके स्पाउस जो है वो वर्किंग है या घर पे ही रहती हैं? उसने कहा कि नहीं वर्किंग है, तो आपको समझ में आ गया कि हो सकता है कि इसके घर में निर्णय वाले लेने वाले ये थे। तो इसी प्रकार आप उस व्यक्ति से ये पूछ सकते हैं और परिवार में सब ठीक चल रहा है। अभी वो व्यक्ति कहता है नहीं हाँ यार मेरे को अपनी बिटिया की एडमिशन के लिए कॉलेज उसमें स्कूल में मैं देख रहा हूँ, उसका एडमिशन कराना है 2nd स्टैंडर्ड में या 1st स्टैंडर्ड में। या मुझे अपने बेटे के लिए एक वो 7th स्टैंडर्ड में आ गया, स्कूल वाले कहते हैं कि लैपटॉप होना चाहिए, तो आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ की बात आ रही है, तो मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। तो आप उसके फैमिली के आप उसको नीड्स उसके घर का फैमिली स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार से आप उसके फैमिली के बारे में जान सकते हैं, उसकी नीड्स समझ सकते हैं। कभी-कभी आप ये भी सवाल कर सकते हैं और बताइए भाई साहब आपका सब सही चल रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, सब है? वो क्या बोलेगा कि अरे यार मैं ज़रा-सा अपना मेरे को अपना हेल्थ चेकअप कराना है, मेरे को लग रहा है मेरी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। तो आपको मालूम पड़ सकता है इस तरीके की बातें करके कि उसके घर में उसका उसका स्वास्थ्य कैसा है? इंश्योरेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। सिमिलरली आप उससे ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब आजकल आपकी नाइट शिफ्ट चल रही है या डे शिफ्ट चल रही है? तो उससे आपको उसकी अवेलेबिलिटी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ मामूली से सवाल हैं जिन छोटी-छोटी चीज़ों से बात करके आप उस व्यक्ति के मैनिया को आप जो हम छलनी की बात कर रहे थे सस्पेक्ट्स को अपने प्रोस्पेक्ट्स में बदल सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखिए दोस्तों कि किसी भी जो भी आपका सस्पेक्ट बनाए, उस सस्पेक्ट में आपके कम से कम 4 चीज़ें कोई ना कोई कॉमन मिलेंगी। अभी जो मैं 4 अभी डिस्कस करूँगा ये 4 चीज़ें उसकी लाइफ़ में होंगी, वो हमारे साथ जब जुड़ा हुआ होगा। पहली चीज़ तो वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की हमसे बातचीत में संलग्न है, वो एंगेज्ड है हमारे साथ किसी न किसी बातचीत में। ऐसा व्यक्ति हमारा सस्पेक्ट कहलाएगा प्रोस्पेक्ट कहलाएगा सॉरी। दूसरा, इस व्यक्ति ने कभी हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को लेने में अपनी रुचि दिखाई है। उसने कहा है हाँ, ठीक है, कभी आप उससे मिले, मान लीजिए एयरपोर्ट पे आपसे कोई व्यक्ति मिला और कहा कि अच्छा चलिए विकास जी चलते हैं क्या आप आइएगा कभी मौका मिले तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर आइएगा। इट मीन्स कभी उसने आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज़ में या आपसे मिलने में आपको इंटरेस्ट दिखाया। तो ये व्यक्ति भी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तीसरा, तीसरा व्यक्ति वो है कि आप कभी उस व्यक्ति से मिले और आपने उससे परमिशन ली कि सर आज तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं समय-समय पे आपको अपने न्यूज़लेटर्स भेजता रहूँ। क्या मैं आपको आपकी पॉलिसी की सर्विसिंग के लिए रिमाइंडर्स भेजता रहूँ कि कब आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है, कब आपकी मैच्योरिटी ड्यू है, कब आपका एसबी ड्यू है, वगैरह-वगैरह। तो क्या आप ये सब चीज़ें आपको करना चाहेंगे? मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसिंग दूँगा। तो उस व्यक्ति ने आपको हाँ कर दिया कि ठीक है, अभी इसने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। जस्ट आप उसको सेवाएँ दे रहे हैं। उसने कभी न कभी आपको संपर्क में रहने के लिए हाँ कर दिया है और उसके आधार पे आप उसको हर महीने अपना न्यूज़लेटर भेज रहे हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोग भी हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। और चौथा दूसरों ये थोड़ा-सा टैक्टफुल है। इसमें बेसिकली वो लोग अभी ये पहले वाले तीनों क्राइटेरिया नहीं वो हमारे साथ हैं। वो ना उन्होंने हमसे कभी मुलाकात की, ना उन्होंने संपर्क रखने के लिए हाँ किया। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इसी प्रकार का जो प्रोडक्ट हम ऑफर करने जा रहे हैं,
इसी तरीके का प्रोडक्ट किसी और से, सपोज उन्होंने एसबीआई लाइफ से हाँ किया हुआ है कि हाँ ठीक है साहब मैं वहां का टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा, या उन्होंने आईसीआईसीआई से कोई दूसरा प्लान, तो दूसरी कंपनी से लेने के लिए या तो वो ले चुके हैं या लेने का प्रयास कर रहे हैं। इट मींस उन लोगों ने वहां पे मेहनत कर ली है, उनको तैयार पका के तैयार रख लिया, अब जस्ट फाइनल हैमरिंग होनी है। तो ऐसे लोग भी आपकी निगाह में होने चाहिए जो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आपको अपने जाके बताना है कि तो मेरे पास भी है, एक बार देख तो लो, अगर आपको सूट करे तो। तो दोस्तों ये लोग भी, आपको ऐसे भी लोगों पे ध्यान रखनी है, वही चश्मा लगाना है, लेंस लगा के देखते रहना है हर वक्त। तो ऐसे लोग भी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स, कोशिश दोस्तों हम आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है कि एजेंट के बिजनेस को नहीं तोड़े, ये अनप्रोफेशनल है। लेकिन दूसरी कंपनियां जो कर रही हैं, दोस्तों अगर आप गौर से देखें, ये जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस आए हैं, इन लोगों ने सबसे पहले आके हमारे एलआईसी के बिजनेस पे कुठाराघात किया है। हमारे क्लाइंट्स को जा जाके उन्होंने पकड़ा है और हमारी पॉलिसीज लेके सरेंडर करानी शुरू करा दी थी दोस्तों। दोस्तों अब समय आ गया है कि उनका ईंट का जवाब हम पत्थर से दें। बोलिए आप करना चाहते हैं ऐसा? किसी के साथ गलत नहीं कीजिए, चीटिंग नहीं कीजिए, धोखा नहीं कीजिए, लेकिन जाके ये तो बताइए कि हमारे पास एलआईसी में भी इससे अच्छा एक प्रोडक्ट है। प्रोफेशनली काम कीजिए। दोस्तों आप एग्री करते हैं इन सारी बातों, ये 4 चीज़ों को आपने नोट की अपनी कॉपी में? हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी ऑडियंस लाइव है? अरविंद पाल जी यस, अनीता जी यस, रवि जी यस, थैंक यू, बहुत अच्छा। अच्छा दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ कैसे करें। आप इस चीज़ का एक इंटरनेशनल फॉर्मूला जानना चाहते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, पूरी दुनिया में क्या होता है? बहुत अच्छा। दोस्तों मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। दोस्तों अमेरिका में एक बहुत बड़े सेल्समैन हैं जो गेरार्ड। इनकी विशेषता दोस्तों ये है कि इनका लगातार 14 वर्ष तक 14 इयर्स इन कंटिन्यूएशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। किस काम के लिए? ये विश्व के सबसे बड़े कारों के सेल्समैन है। 14 साल तक इन्होंने सबसे ज्यादा कारें सेल की हैं और इतनी की हैं कि वो विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में इनका नाम है दोस्तों। समझ सकते हैं इस आदमी की क्या क्वालिटीज होंगी, कैसी पहचान होगी। दोस्तों जो गिरार्ड ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका कि नाम रखा था हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। उस दिन मेरे कोई मित्र पूछ रहे थे किताबों के नाम। दोस्तों इस तरीके की किताबें पढ़ी है। मैं फिर से बोलता हूं, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। दोस्तों इस किताब में उन्होंने एक अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसको कि उन्होंने बोला है लॉ ऑफ 250, 250 का सिद्धांत, लॉ ऑफ 250। लॉ ऑफ 250 दोस्तों क्या कहती है कि हम सब लोग, उन्होंने कहा दुनिया का हर व्यक्ति के सर्कल में कम से कम 250 ऐसे लोग होते हैं, 250 ऐसे लोग होते हैं जिनको कि वो जानता है, अच्छे से जानता है। और ये कौन से लोग हैं? जैसे उसके परिवार के सदस्य, उसके दूर के रिश्तेदार, उसके नजदीक के दोस्त, उसके जो भी क्लोज जानकार, कार्य क्षेत्र में वहां पे जुड़े हुए मिलने वाले लोग, बहुत सारे लोग मिलने भी आते हैं, बहुत सारे लोग साथ में काम करते हैं। इवन वो कहते हैं आपके घर में आने वाला आपका प्लम्बर, आपका नाई, आपका टेलर, आपका अकाउंटेंट, सीए, आपका लॉयर, वकील, ऐसे सब लोगों की अगर आप लिस्ट बनाने बैठे तो ये कम से कम 250 से ऊपर चली जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ कोहली साहब, जो गिरार्ड, JOEGIRARD, इनकी बुक आप जस्ट बुक का नाम सर्च कीजिए, जरूर मिलेगी, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। तो उन्होंने ये जो 250 का जो सिद्धांत दिया है वो कहते हैं कि आज ही दोस्तों आप सब एक डायरी और पेन ले लीजिए और ऐसे 250 लोग, वो तो ये कहते हैं कि ये जो 250 लोग हैं ये वो लोग हैं जो कल आपके घर में मान लीजिए आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो उसमें आप 250 लोगों को, 250 लोगों को तो आप इनवाइट करते हैं ना। ये वो सारे लोगों के लिस्ट, आपके सुख में,
आपके दुख में आने वाले वो जो 250 लोग हैं, उन सब के लोगों की एक एक लिस्ट तैयार करनी है दोस्तों, क्या हम लोग कर सकते हैं? और दोस्तों इंश्योरेंस याद रखिए पूरे विश्व भर में सब एजेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है जो हिंदुस्तान में और मैं और आप फेस कर रहे हैं, पूरे दुनिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर जगह एक ही तरीके से बिकता है, इंश्योरेंस में कोई बदलाव नहीं है पूरे दुनिया भर में। तो आपको कॉपी पेंसिल लेके इस लॉ ऑफ 250 को आप इस पे काम कीजिए और अपनी एक 250 लोग जो भी अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाइएगा लेगा नहीं लेगा क्या करूंगा, केवल जस्ट आपको कल आपकी बेटी की शादी है या घर में कोई बड़ा फंक्शन है उसके लिए आपको बुलाना है, तो आप किन 250 लोगों को बुलाने वाले उन लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये रास्ता आसान नहीं है। दोस्तों एक वैदिक श्लोक है ना, वो मैं बताता हूँ कि उद्यमेन ही सिंधयति कार्याणि न मनोरथैः ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब क्या है? उद्यम के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जैसे कि एक सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण मृग अपने आप नहीं आ जाता। दोस्तों वो गाना है ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। हमें बहुत मेहनत कर दी है दोस्तों, एक बार एफर्ट्स करना तो शुरू कीजिए। और एक और चीज है जो आपके आपके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। कुछ ना कुछ तो आपने किया है ना आज तक, खाली तो नहीं बैठे रहते। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने मैंने किसी गुरुजी से सीखा था, मैंने कहा था सर हम लोगों का जो प्रोफेशन है लाइफ इंश्योरेंस का, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें रिजेक्शंस बहुत होती हैं। हम लोग 10 लोगों के पास जाते हैं तो 9 तो निश्चित तौर से मना करते हैं। ऐसे में निश्चित इतनी सारी निराशा के बीच में अपने उत्साह को कैसे बनाए रखें? तो दोस्तों उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था विकास एक बात का ध्यान रखना कि कर्म कभी बांझ नहीं होता। अगर हम कम कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से उसका रिजल्ट आएगा और अगर कर्म सही दिशा में है, सही ढंग से प्रयत्न किए हुए हैं तो निश्चित तौर से अच्छे रिजल्ट्स आने ही आने। समय लग सकता है दोस्तों, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मैंने उस दिन भी कहा था। समय लगेगा लेकिन सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी। आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ही यही है ना कि हमारा मार्केट कहाँ है, कहाँ काम करें। आप अपने नेचुरल मार्केट से शुरू हो जाइए ना। नेचुरल मार्केट कौन सा है? आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके जो भी क्लोज एक्विनेंटेंसेस हैं जिनको आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग हो गए। आपका आपके आपने घर में एक टेलीफोन डायरेक्टरी ऐसी जरूर बना रखी होगी जिसमें सब अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के टेलीफोन नंबर्स नोट करके रखते हैं। वो वाली वो वाली डायरी ले लीजिए। अरे और कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, आजकल तो सबसे अच्छा है आपका ये फोन। फोन का क्या है? आपके फोन के अंदर कम से कम 500 लोगों के मोबाइल नंबर्स हैं या नहीं है? चेक कीजिए। इस लिस्ट को उठा लीजिए। इनमें से कितने लोगों से बात करनी है? 500 लोगों का डाटा तो अभी फोन में हो गया। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? बिश्नोई जी बहुत अच्छी बात बोली, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प पर परत निशान। तो हम नहीं कर सकते क्या? दोस्तों हमें अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स सस्पेक्ट्स में से जो सबसे सूटेबल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको निकालना है, अलग करना है और उनके ऊपर काम करने लग जाना है। दोस्तों अभी बहुत काम है आप लोगों के पास। समय कहाँ एक एक क्वेश्चन एक एक सेकंड कीमती है दोस्तों। दोस्तों बस अब धीरे धीरे हम लोग अब कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो एक जस्ट अंत में दोस्तों मैं कुछ चीजें डूज एंड डोंट्स में जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अच्छा, आप में से कितनों ने दोस्तों, अच्छा आजकल आजकल हर चीज में चीन का नाम आ जाता है ना। चाइना से कोरोना आया, चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो बॉर्डर पे बदमाशी कर रहा है ना? जो चाइना का तो एक और शब्द है दोस्तों, चाइना एग। क्या आप लोगों ने चाइना एग का नाम सुना है दोस्तों? जरा टेक्स्ट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि चाइना एग का आप लोगों ने नाम सुना है क्या कभी? चाइना एग। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू विष्णु जी, उमेश जी, यस। देखिए चाइना एग क्या है?
एक एक इसमें अंग्रेजी में से कहावत होती है ना कि सिटिंग ऑन अ चाइना एग। चाइना एग बेसिकली जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बेसिकली चीन में क्या होता था कि चीन में आपको मालूम है कि ये जो सिरेमिक का सबसे पहले आविष्कार चाइना से ही हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छा चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ये सब वहीं से आए हैं चाइना चाइना किले से। तो दोस्तों वहाँ पे जब किसानों ने देखा कि मुर्गियाँ हमेशा अंडे नहीं देती थी और उन्हें अंडे चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया मुर्गी अंडे की हैचिंग कैसे करती है कि अंडे के ऊपर उसको बिठा दिया जाता है और उसको ये लगता है कि वो मुर्गे गरम अंडे गरम हो गए तो उसमें हैचिंग शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मुर्गी को अब कैसे प्रेरित किया जाए कि वो अंडे दे। तो वो क्या करते थे सिरेमिक के छोटे-छोटे अंडे बना देते थे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल अंडों जैसे लगते थे। और उन अंडों के ऊपर मुर्गियों को बिठा दिया जाता था और मुर्गी जो है यही सोचती थी कि ये सच के अंडे हैं और इसमें से भी चूजे निकलेंगे और उस चक्कर में वो और अंडे देना शुरू कर देती थी और इस प्रकार से वो अंडे देती थी और तब से ये नाम पड़ा कि चाइना एग। लेकिन दोस्तों उस मुर्गी को क्या मालूम कि ये अंडे कभी भी इसमें से चूजे नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों इसका हमारे आज के इस विषय से क्या संदर्भ है, इससे क्या लिंक है? तो दोस्तों हम एक मेटाफोर की बात कर रहे हैं, रूपा की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारी लिस्ट में, जो कि आपसे हमेशा कहते हैं, "अरे! विकास मैं तो तुझी से पॉलिसी लूँगा। बिश्नोई जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन देते हैं, मैं तो आप ही से लूँगा, आप चिंता नहीं करो, आप आते रहो।" और आप ऐसे लोगों के पीछे बहुत सारा समय और एनर्जी लगा देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कोई भी ग्राहक बस 2 वर्ष तक इंतज़ार कीजिए। 2 वर्ष तक उस पे आप सारे एफर्ट्स कर डालिए। लेकिन जब 2 वर्ष तक आपको दिखे कि अब ये आदमी कुछ नहीं कर रहा, उसको निकाल के अलग कीजिए, नए लाइए। तू नहीं और सही और नहीं और सही। हमें नए लोगों पे प्रयास करना है। तो हमेशा हमें बस जस्ट वही चाइना एग के चारों तरफ हम घूमते रहते हैं, उसमें हमारा बहुत समय व्यर्थ जाता है। तो ये जितने भी आपकी लिस्ट में चाइनीज़ एग हैं, उनको कृपया करके वहाँ से हटा दीजिए। और ये जितने भी आपके मैनिया क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिए मैनिया से क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैनिया से क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। इन सबका एक नया रजिस्टर बनाइए, इनके लिए भी एक मोटा-सा 200 पेजेज़ का, 300 पेजेज़ का एक बड़ा-सा रजिस्टर ले आइए। उसमें भी हर पेज पे एक व्यक्ति का नाम हो, उससे क्योंकि ताकि एक पेज पे एक के करने के पीछे रीज़न क्या है, आप उससे जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो-जो भी बात कर रहे हैं, उसको नोट करते जाइए, किस डेट में आपने उससे क्या बात की। आपके पास पूरी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति से मैं कितनी बार मिला, क्या-क्या बात की। तो दोस्तों ये काम आपको बहुत अच्छे से करना है। दोस्तों एक बहुत अच्छे से बात समझ लीजिए कि हर वो व्यक्ति जो आपके सामने आया, आप लिफ्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, लिफ्ट में 2 व्यक्ति उसमें चढ़े, वो भी आपके सस्पेक्ट हो सकते हैं, संभावित ग्राहक हो सकते हैं। बाहर गार्ड बैठा हुआ है, वो 4 गार्ड्स खड़े हुए हैं, वो भी आपके एक संभावित ग्राहक हो सकते हैं। आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी आपके संभावित ग्राहक हो सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने गए, खाना खाने गए, तो वो वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, इवन जो काउंटर पे बैठा हुआ पेमेंट ले रहा है, वो तो आपका सबसे अच्छा ग्राहक हो सकता है। देखिए दोस्तों शक की निगाह से वो अगेन वही लेंस लेके बैठ जाइए और सोचिए कि कौन-कौन हो सकता है। एक बार अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना है। और जब ये जो टारगेट मार्केट में हर व्यक्ति आपका संभावित ग्राहक है और अगर उसने कोई एक्शन ले लिया, उसने थोड़ा-सा भी कोई एक्शन दिखा दिया, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट बन जाता है। आपको हमेशा एक्टिविटीज़ दोस्तों एक मेरे को वो पुराना मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना वो याद आता है ना कि वो तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग-संग तुम भी गुनगुनाओगे। दोस्तों इस सोच के साथ आपको काम करना है। आपकी पहचान इतनी एक बार कोई व्यक्ति आपसे मिल ले, तो वो आपका हो जाए, उसके दिल में उतर जाइए। प्यार करना हमारा एलआईसी का हमारा जो लोगो है ना एलआईसी, एलआईसी का मतलब मालूम है ना? लव इज़ कंपल्सरी। हमें लोगों से प्रेम करना सीखना है। तो दोस्तों इसके साथ ही अब मैं इसके कंप्लीशन की तरफ आता हूँ। तो दोस्तों
अच्छे से जो-जो मैंने आज को बताया अभी ये जस्ट आज का सेशन हम लोग जस्ट प्रोस्पेक्टिंग पे क्लोज़ कर रहे हैं। इसके बाद की भी स्टेप्स हैं, जिसमें कि आपका कॉलिंग आ जाती है, प्रेज़ेंटेशन आ जाता है, इवन क्लोजिंग भी आ जाती है। तो इस पे हम लोग भविष्य में और सेशन रखने वाले हैं। एक-एक करके हम लोग ये सारी चीज़ें आपके सामने लाएँगे। तो दोस्तों बस अंत में मेरा एक ही उद्घोष है दोस्तों, एक ही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। हम सबको दोस्तों कोरोना वायरस से एक तो लड़ना है, इससे हार नहीं माननी, हमें इसमें से सफल होके निकलना है और दूसरा दोस्तों जो हमारे दिमाग में जो एक नेगेटिव वायरस घुस गया है ना, नेगेटिविटी हर चीज़ में हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे, क्या होगा, कहीं परेशानी तो ना हो, क्या इतनी लिस्ट कहाँ से बनाऊँगा, इन्होंने तो अभी बोल दिया, सच में क्या ऐसे होता है क्या? इन सब नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, इस वाले नेगेटिव वायरस को दोस्तों कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ना दोस्तों, इसको अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप कर सकते हैं, आप निश्चित तौर से सफल होंगे। एक दिन आपका भी ना आज मैंने न बम्बई की कोठारी मैडम का नाम लिया, एक दिन आप लोगों का भी नाम इस तरीके से स्टेज पे लिया जाएगा। दोस्तों ऐसे दिन की कल्पना कीजिए, अपने आप को एक उदाहरण बनाइए, एक लाइव एग्ज़ाम्पल बना के दिखाइए। इसके साथ आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।